जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन का मॉडल पेपर नंबर 5वां करने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले 4 मॉडल पेपर और एक प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जी हाँ, जो बच्चे यहाँ पर अभी तक जय जवान बैच को नहीं लिए हैं, अगर उनकी इच्छा है कि इस बैच को लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा है देख लीजिए। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, काफ़ी सारे जगह पे आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट लिए होंगे। जी हाँ, काफ़ी सारे जगह पर आप लोग प्रैक्टिस सेट लिए होंगे। तो यहाँ पर जय जवान बैच में आपको क्या मिलेगा देख लीजिए। तो यहाँ पर आपकी 5 दिन तो आपको क्लासें मिलने वाली, याद रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पर आपकी रीजनिंग, मैथ, जीके और हिंदी, इनकी आपको अल्टरनेट तरीके से क्लासें मिलेंगी। और यहाँ पर आपको याद रखिएगा फुल मॉडल पेपर। जी हाँ, आईटीबीपी ट्रेडमैन वाले बच्चे जो हैं उनको फुल मॉडल पेपर यहाँ पर मिलने वाले हैं जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक। जी हाँ, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आपको यहाँ पर हफ्ते में 2 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, याद रखिएगा। अभी यहाँ पर हमने 5 मॉडल पेपर करा दिए हैं, याद रखिएगा, 4 करा दिए ऑलरेडी, आज हमारा ये 5वां है। तो ये पीडीएफ जो आपको जब आप इस बैच को लेंगे, जी हाँ, इसकी जो आपकी फीस है मात्र 51 रुपये फीस है, याद रखिएगा, 51 रुपये। तो लमसम जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक तो हम लोग 15 तो प्रैक्टिस सेट ही, जी हाँ, फुल मॉडल पेपर कम से कम 15 से 16 या 20 मॉडल पेपर बना सकते हैं। जी हाँ, जब तक आपका एग्जाम होगा। तो इससे आपको क्या बेनिफिट है कि आपकी ये भी प्रैक्टिस होती रहेगी, जैसे कि रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी, इनकी आपकी जो पीडीएफ हैं, जीके, मैथ, हिंदी, और इनकी पीडीएफ के साथ साथ आपको फुल मॉडल पेपर तो मिलता ही मिलता है। इसके साथ में आपको ये सब चीज़ें जो हैं आपको फ्री में दी जाएंगी, याद रखिएगा। इस बैच को लेने के साथ में, यानी प्रैक्टिस सेट आप लेंगे, ये मान लीजिए प्रैक्टिस सेट आप ले रहे हैं, कहीं पर भी आप लेंगे तो कम से कम आपको 100 रुपये 150 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी ये क्लासें जो हैं उसके साथ में आपको फ्री में दी जाएंगी। याद रखिए, फ्री का मतलब कि यहाँ पर जिन बच्चों ने ये लिया तो इनको डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट तो दिए ही जाएंगे। अभी आपको 5 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और जैसे जैसे आपके प्रैक्टिस सेट होते जाएंगे तो उनकी पीडीएफ डायरेक्ट आपको दे दी जाएगी। तो जो बच्चे इस बैच को लेना चाहते हैं वो हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ज़्यादा आपका शुल्क नहीं, याद रखिएगा, ये आपकी थोड़ा सा गुरु दक्षिणा के रूप में 51 रुपये आपसे यहाँ पर लिए जा रहे हैं। उसके बदले में आपको इतना सारा दिया जाएगा कि आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर कम से कम आपको 15 प्रैक्टिस सेट, जी हाँ, 15 प्रैक्टिस सेट जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपके 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो ये पीडीएफ है क्लासें की हैं, क्लासों की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा सेशन जो है आज का उसकी ओर। बाकी आप यूट्यूब पर अगर हमसे जुड़ते हैं तो आप यूट्यूब पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको ये सेट जो है यूट्यूब पर फ्री देखने को मिलेगा। तो आप यूट्यूब से अगर बनाना चाहें, आपकी इच्छा नहीं है बैच लेने की, तो आप मत लीजिएगा। यूट्यूब से बनाना चाहें तो यूट्यूब से बना सकते हैं। यूट्यूब पर आपकी ये क्लासें जो हैं फ्री होने वाली हैं। बाकी आपको क्या है कि इस बैच में आपको थोड़ा सा ये फ़ायदा होगा कि आपको ये प्रैक्टिस की क्लासें जो पीडीएफ मिलती है, तो इस तरीके से पीडीएफ मैं पहले दे देता हूँ। तो आप क्या करिएगा, उस पीडीएफ को, प्रश्नों को देख देख के बनाइएगा। जी हाँ, यहाँ पर मान लीजिए हमने आपको पूरा मॉडल पेपर दे दिया। अब हमने सुबह जो है 5वां मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है ग्रुप में। तो वहाँ पर बच्चे उस मॉडल पेपर को देख के बनाएंगे, और उसको बनाने के बाद में जो उनका डाउट होगा इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। तो इस बैच का उद्देश्य यही है कि आप जितनी से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी। ये प्रैक्टिस बैच है आपका। तो चलिए चालू करते हैं हमारा आज का जो सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जीके का पोर्शन होने वाला है। जी हाँ, जीके का आपका पोर्शन होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो याद रखिएगा, पहला प्रश्न हमारा है कि मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी। जी हाँ, सबसे पहले आपसे पूछेगा मौर्य वंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना, यानी मगध जो है किस नाम से वर्तमान में जाना जाता है। आपको ये बताना है कि वर्तमान में जो मगध है ये किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा किस नाम से, जो ये है वर्तमान में जो मगध है ये आपका किस एरिया में पड़ता है, तो याद रखिए बिहार के नाम से जाना जाता है जो आपका मगध है। तो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए स्थापना इसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसको हरा कर की थी, तो घनानंद को हरा कर की थी। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि इसकी राजधानी, जी हाँ, मगध की राजधानी क्या थी, तो याद रखिए मगध की राजधानी जो थी आपकी पाटलिपुत्र थी। याद रखिएगा इसकी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। जी हाँ, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये किसने किया था, तो आपका ये चली थी आपका 1853 में चली थी, 16 अप्रैल 1853, शायद हाँ इसी डेट को चली थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, याद रखिएगा। तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कहाँ से चली थी आपकी, कहाँ तक,
तो याद रखिएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जो पहली ट्रेन आपकी चली थी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो आपको बताना है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। जी हाँ, तीसरी बौद्ध परिषद जो है किस शहर में आयोजित की गई थी। जी हाँ, पिछली बार का परीक्षा आपने देखा होगा, दी होगी, या फिर अपने प्रश्न पत्र देखा होगा, तो वहाँ पर आपको 4 से 5 प्रश्न डायरेक्टली हिस्ट्री से देखने को मिले थे। जी हाँ, इतिहास से। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 5 से 6 प्रश्न जो हैं आपके हिस्ट्री से लिए हुए हैं। जिस तरीके से पिछला पेपर आपका सेट किया गया था उसी तरीके से प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तीसरी जो आपकी बौद्ध परिषद आयोजित कराई गई थी, कहाँ पर कराई गई थी, तो याद रखिएगा ये पाटलिपुत्र में कराई गई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपसे पूछ लेगा कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो याद रखिएगा 250 ईसा पूर्व में। जी हाँ, तो ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसके शासनकाल के समय में हुई थी, तो अशोक के। याद रखिएगा, अशोक के समय में हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। जी हाँ, अकबर के दरबार में मुख्य जो चित्रकार थे ये कौन थे, तो याद रखिए कि कौन थे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी मॉडरेट प्रश्न है आपका। तो याद रखिए जो ये थे आपके मुख्य जो चित्रकार थे ये थे दसवंत। याद रखिएगा, अकबर के दरबार में थे ये दसवंत थे। चलिए आगे देख लेते हैं हमारे जो अगले क्वेश्चन है उसकी ओर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जो 6वीं शताब्दी थी तो उसके जो दौरान में मथुरा का क्षेत्र था, इसके आसपास वाले एरिया को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा, तो ये कहा जाता था पांचाल। जी हम, मथुरा के जो आसपास था इसको पांचाल के नाम से जाना जाता था। माफ करिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। जी हाँ, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर पांचाल नहीं, यहाँ पर होगा आपका सूरसेन। जी हाँ, मथुरा के जो, क्योंकि यहाँ पर ये पांचाल जो था ये गलत हो गया है, यहाँ पर पांचाल नहीं, इसको किस नाम से, तो इसको याद रखिएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गलती मिस्टेक थोड़ा सा हो गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, सूरसेन। याद रखिएगा, सूरसेन जो मथुरा के पास का एरिया था ये आपका कौन सा था, तो याद रखिएगा ये सूरसेन था। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। जी हाँ, अभिनव भारत का आयोजन जो था ये किसने किया था। यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि अभिनव भारत की जो स्थापना या यहाँ पर आयोजन किसने किया था, तो ये थे वी.डी. सावरकर। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, वी.डी. सावरकर। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। जी हाँ, जब बंगाल का विभाजन आपका हुआ था तो उस समय जो थे बंगाल के आपके वायसराय कौन थे ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो बंगाल का विभाजन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 16 अगस्त 1905 को। याद रखिएगा 16 अगस्त, क्योंकि डेट भी कभी कभी पूछ लेता है। तो 16 अगस्त 1905, तो 16 अगस्त 1905 को हुआ था। और किसके, लॉर्ड कर्जन के। याद रखिए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त और 21 सितंबर। तो याद रखिएगा, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। यानी 7 अप्रैल को। याद रखिएगा, विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। जी हाँ, इस तरीके के स्टैटिक के प्रश्न आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, राजधानियों से, दिवस से, पुस्तकों से, खिलाड़ियों से। तो यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, स्टैटिक से। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ब्यूनस आयर्स जो है किस देश की राजधानी है, तो याद रखिएगा ये किसकी है, तो ये हो जाएगी आपकी अर्जेंटीना की। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अर्जेंटीना। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉट 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 राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं।
आपके यूपी पुलिस परीक्षा 2019 में ये प्रश्न पूछा भी गया, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न जो है कई बार रिपीट भी हो चुका है, तो याद रखिए ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो ये जाना जाता है अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए ही प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और आपसे पूछ लेगा कि काजीरंगा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये असम में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपसे नाम भी पूछ सकता है, तो असम में ये स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? जो इम्फाल है ये किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो याद रखिए इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? इम्फाल। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? यानी हार्नबिल जो महोत्सव है किस राज्य का मुख्य त्यौहार है, यानी किस राज्य में मनाया जाता है? जी हाँ, अभी हमने स्टैटिक की एक क्लास ली थी, वहाँ पर हमने एक प्रश्न पूछा था कि हार्नबिल महोत्सव हाल ही में आयोजन इसका कहाँ पर किया गया? याद रखिए कहाँ पर किया गया। तो इसका जो आंसर जो होगा, याद रखिएगा इस प्रश्न का अगर आपसे पूछ लिए किस राज्य का जो है त्यौहार है हार्नबिल महोत्सव, तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड। याद रखिए नागालैंड का है। वहाँ पर आपका क्या पूछा गया था, वहाँ पर एक आप लोगों ने लैंग्वेज को ध्यान नहीं दिया कि हाल ही में जो हार्नबिल महोत्सव का आयोजन किस स्थल पर किया गया, तो वहाँ पर जो ऑप्शन जो दिए थे तो वहाँ पर नागालैंड भी दिया। तो कई सारे बच्चों ने कहा कि ये तो नागालैंड का है, लेकिन वहाँ पर आयोजन पूछा गया था कि आयोजन जो है इसका कहाँ पर हुआ। बाकी जो आपका हार्नबिल महोत्सव जो है ये संबंधित आपका नागालैंड से, बाकी आयोजन जो है उसका अगल आपके दूसरे राज्य में हुआ था, तो वही पूछा गया। तो एक बच्चे ने हमसे कमेंट करके पूछा भी था। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? जी हाँ, पोला त्योहार में महाराष्ट्र के जो किस जानवर की पूजा की जाती है, तो याद रखिएगा ये वृषभ की पूजा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वृषभ की। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, तो यहाँ पर पूछा गया हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। जी हाँ, जो लघुत्तम हड्डी है हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी लघुत्तम हड्डी आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा तो ये आपकी पाई जाती है, तो ये पाई जाएगी आपके कान में। याद रखिए लघुत्तम हड्डी जो पाई जाएगी ये कान में पाई जाती है। आगे हम लोग देख लेते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा उत्पन्न नहीं होती है? जी हाँ, साइंस से आपके 3 से 4 प्रश्न से पिछली परीक्षा में। तो याद रखिए यहाँ पर कौन सी बीमारी ऐसी है जो वायरस के द्वारा नहीं होती? तो याद रखिए डिप्थीरिया जो है ये वायरस के द्वारा नहीं होता है। बाकी पोलियो, चेचक और पांडु रोग जो हैं ये आपके हो जाते हैं वायरस के द्वारा। याद रखिए डिप्थीरिया जो है ये वायरस के द्वारा नहीं होती। ये था हमारा जीके का पोर्शन। आपने प्रश्नों को काउंट करते रहिए कि आपने कितने सही और कितने गलत किए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग रीजनिंग का पहला प्रश्न। जी हाँ, यहाँ से हमारा रीजनिंग का पोर्शन चालू होता है। तो रीजनिंग का हमारा पहला प्रश्न क्या है, जिस प्रकार से जूता का संबंध जो है, जी हाँ जूते का संबंध जिस प्रकार से चमड़ा से है उसी प्रकार से राजमार्ग का जो संबंध है किससे होगा? तो याद रखिए चमड़े से जिस प्रकार से जूता तैयार किया जाता है उसी प्रकार से जो राजमार्ग है ये आपका डामर से तैयार किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी डामर। क्योंकि चमड़े से जिस तरीके से जूता बनाया जाता है उसी प्रकार से डामर या तारकोल से आपका राजमार्ग बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि घड़ी से जिस प्रकार समय मापा जाता है उसी प्रकार तापमापी से क्या मापा जाता है? तो याद रखिए इससे जो है तापमान का पता चल जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपको ये बताना है कि प्रश्नवाचक की जगह पर यहाँ पर कौन से शब्द आएंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे इस प्रश्न को देख लीजिए कैसे बनाते हैं। तो बी सी, तो यहाँ पर देख लीजिए बी के बाद में ये सी आ गया, इसी प्रकार से लास्ट में बी है तो यहाँ पर भी सी। तो यहाँ पर देख लीजिए डी के बाद में ई आ जाएगा, ये देख लीजिए इस ऑप्शन में ऑप्शन बी में दिया गया डी के बाद ई, फिर डी के बाद ई, तो लास्ट में भी ई और इसमें भी ई। तो यहाँ पर देख लीजिए बाकी जो ऑप्शन है इनमें आपका नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर आगे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपको इस तरीके से प्रश्न मिल जाए तो उसको करते हुए आगे चले जाएगा। अगर दो ऑप्शन में आपका ई दे देता है, यानी शुरू में ई, ये ई और फिर ये ई, अगर एक ऑप्शन में कहीं और दे देता तो अब आपको आगे देखने की ज़रूरत थी। बाकी आपको क्या करना है, समय को बचाते हुए आगे प्रश्नों में उस समय को मैनेज करना है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर आपको बताना है, जी हाँ,
तो इस प्रश्न को करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया है, AFKP HMRW, उसी प्रकार से DNDINS। तो यहाँ पर देख लीजिए क्रॉस नियम आपका यहाँ पर फॉलो कर रहा है। जी हाँ, क्रॉस नियम का यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो देख लीजिए +3 यानी ए जो होता है इसमें आपका +3 कर दिया गया है। एफ होता है इसमें भी 6 प्लेस वैल्यू होती है, इसके भी +3 कर दिया, यानी +3 करके, वो भी क्रॉस करके। जी हाँ, एक इसको ढील के, यानी यहाँ पर इस तरीके से किया गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, इसको जब करेंगे +3 करते हुए, तो यहाँ पर देख लीजिए एच की प्लेस वैल्यू आपकी होती है कितनी, 8। जी हाँ 8 होती है, इसमें आप 3 जोड़ देंगे। याद रखिएगा यहाँ पर आपको क्या है, जितने भी वर्ड दिए हैं इनके अपोजिट, और आपको प्लेस वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से पिछली बार जो है 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो 8 और 3 आपका होता है 11। तो 11 किसकी होती है, के की प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर देख लीजिए एक ऑप्शन तो हमारा पहले से ही हट गया। दूसरा हम लोग देखते हैं यम हमारा होता है 13। 13 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। 16 पे हमारा आता है पी। तो यहाँ पर देख लीजिए के और पी आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। और आप इस तरीके से पूरा प्रश्न करने की कोशिश मत करिएगा। नियम अगर आपका इससे पकड़ लिया आपने इसको, तो इसको भी आप पूरा करने की कोशिश, क्योंकि ये नियम जब इसमें लगा है तो इसका भी नियम इसी में इस तरीके से लगेगा। तो आप आगे को बढ़ते जाइएगा इसी तरीके से। नहीं तो आप पेपर में क्या करें कि इसको निकालते हुए पूरा निकालने को बैठ जाएं। बाकी ऑप्शन में जब आपका दे दिया, जैसे इस ऑप्शन में केपी है, यहाँ पर भी केपी हो, तब आप करिएगा। बाकी इस तरीके से दे दिया जाए तो डायरेक्ट आप टिक मारते हुए आगे चलिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 4 का संबंध जिस प्रकार से 20 से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ नहीं किया गया, सीधा सीधा सिंपल जो है इसका स्क्वायर करके, यानी 4 का स्क्वायर करके, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसी में आपका 4 ऐड कर दिया गया है। इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर होता है 36, और इसी में आपका 6 जोड़ दिया गया, तो 36 6 42, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जिस प्रकार 4 का संबंध 64 से, उसी प्रकार 2 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर इसका जो है ये 4 का क्यूब दे दिया गया, तो 2 का क्यूब आपको निकालना है। 2 का क्यूब हो जाएगा 8। याद रखिए 4 चौको 16, चौको 64, उसी प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न संख्या 7 से 9 में अन्य विकल्प, यानी 3 अन्य विकल्पों में से आपको 4 विकल्प दे देगा, उनमें से आपको अन्य जो है उसको पहचानना होगा। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन। जी हाँ, ये आपके दे दिया। इनमें से आपको बताना है कि विषम कौन सा होगा। जी हाँ, विषम इनमें से कौन होगा। तो इस तरीके से प्रश्न दे देगा और आपको समझ में आएगा ही नहीं कि इसमें हमको क्या करना है। तो इन जो चारों में आपको 3 अगल कर देना है। याद रखिए 3 को अलग, यानी जो एक आपका होगा ये किसी ना किसी तरीके से अलग होगा, तो उसी को आपको छांटना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, तो चीन हो जाएगा। अब चीन जो है किस तरीके से अगल है तो सभी आपके देश ही, याद रखिए सभी देश हैं, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, ये सभी क्या हैं, देश हैं। तो यहाँ पर इसमें देखिए क्या इसका नियम जो है, यहाँ पर क्या इसमें किया गया है। ये जो देश हैं यानी भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये सभी जो हैं भारत के ही हिस्से हैं। याद रखिए भारत के भाग हैं, पहले आपके भारत के ही अंदर लगते थे। ये जो हैं ये सभी भारत के ही भाग हैं, इसीलिए ये 3 सभी एक हो जाएंगे। और ये जो चीन है ये अब शुरू से ही अगल था, तो ये भारत को तोड़ के बनाए गए, यानी बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान, ये जो तीनों हैं भारत के ही हिस्से थे पहले, फिर इनको तोड़ के बनाया गया। चीन जो था ये नहीं था, इसीलिए अगल है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, चमगादड़, तोता, कौवा और कबूतर। जी हाँ, चमगादड़, तोता, कौवा और कबूतर, तो इनमें से आपको बताना है आपका विषम कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा विषम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चमगादड़। क्यों, क्योंकि ये क्या है, तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है अन्य सभी अंडे देते। याद रखिए तोता भी अंडे देता, कबूतर भी अंडे देता, कौवे भी। बाकी चमगादड़ जो है ये डायरेक्टली बच्चे देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पूछ लेता है, और फिर इनमें से, जी हाँ पिछली बार यहाँ से बहुत काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि इनमें से अगल आपको कौन सा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या नियम आपका लगाया जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए,
यहाँ पर आपका क्या किया गया है, तो सीधे सीधे देख लीजिए यहाँ पर ABTTOSCEN, तो यहाँ पर देख लीजिए स्वर और व्यंजन दोनों मिक्सचर है, यानी वॉवल्स और व्यंजन जो आपके हो जाएंगे, स्वर और व्यंजन जो है दोनों यहाँ पर मिक्सचर। यहाँ पर देखिए खाली आपके स्वर ही स्वर दिए गए, यानी AIO, तो ये आपके स्वर ही स्वर दे दिए, इसीलिए जो है ये अलग है। चलिए आगे देखते हैं। आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की वीडियो आपको फ्री में मिलती रहेंगी। इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बाकी आपको अगर PDF चाहिए इनकी, तो वो बच्चे जय जवान प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं, क्योंकि आपने कई जगह पर प्रैक्टिस सेट खरीदे होंगे, वहाँ पर आपको 100, 150, 200 रुपये में प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, आपको प्रैक्टिस सेट के साथ में जो क्लासें होती हैं उनकी PDF भी दे दी जाएगी, वो भी आंसर के साथ में। मान लीजिए हमने आपकी हिंदी की क्लास कराई, तो उसमें जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी उस PDF में दिए जाते हैं और प्रश्न भी आपके होते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले तो आप PDF के माध्यम से रिवीजन करेंगे, फिर एक बार आप वीडियो को देख लेंगे तो आपका बिल्कुल जो है प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यक्ष Y से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो यहाँ पर सीधा क्या बोला गया, यक्ष जो है, यक्ष नाम का व्यक्ति, ये यक्ष हो गया, Y से ज़्यादा, ये Y हो गया, यानी Y से ज़्यादा शक्तिशाली है। Y Z से ज़्यादा शक्तिशाली है, Y जो है यहाँ पर Z आ जाए, यानी Y नाम का व्यक्ति है, Z से ज़्यादा शक्तिशाली है। हम लोग इसको बीच में थोड़ा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका नहीं मैनेज हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला, यक्ष जो है ये किससे, Y से, तो यहाँ पर Y हो गया। Z जो है Y से ज़्यादा, तो Y आपका ये हो गया, Y से ज़्यादा कौन हो जाएगा, Z। याद रखिएगा, Z जो Y जो है Z से, यहाँ पर ये देखिए एक बार पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको अगर हो गया तो आप गलत कर दें। यहाँ पर क्या बोले, Y जो है Y, यहाँ आपने ये पढ़ दिया कि Z जो है Y से ज़्यादा है, तो आप Z को यहाँ बैठा देंगे इस जगह पर। तो यहाँ पर पढ़िए, तो आप ध्यान से पढ़िएगा इन प्रश्नों को। तो यहाँ पर क्या बोले, Y जो है Z से, तो Y हमारी ये हो गई किससे, Z से, तो Z से ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। फिर हम लोग यहाँ पर देख लीजिए Z से ही जुड़ा हुआ डाटा पकड़ेंगे, तो Z से जुड़ा हुआ डाटा देख लीजिए क्या है, Q भी जो है Z से ज़्यादा, यानी Q जो हमारा है Z से ज़्यादा, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर कहीं पर भी इसकी Q जो है किससे, Z से ज़्यादा। फिर क्या बोला, P Q से ज़्यादा है, P जो है Q से ज़्यादा, P जो है Q से ज़्यादा होगा, यानी P मान लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा। आपका क्या बोला गया, Q Z से, तो Q मान लेते हैं यहाँ पर है, तो P क्या बोला गया, P जो है Q से ज़्यादा, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये आ जाएगा आपका P किससे, Q से ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, P Q से ज़्यादा शक्तिशाली है लेकिन Y से कम, तो देख लीजिए Y आपका ये हो गया, Y से कम कौन है, P, Y से कम कौन हो गया, P, Q से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया है उनमें से सबसे कमज़ोर कौन है, तो याद रखिए कमज़ोर जो आपका हो जाएगा, सबसे कमज़ोर Z हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर Z किस में दिया गया, तो ऑप्शन B में दिया गया, तो ऑप्शन B आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा B यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये देख लीजिए 11वां नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, यदि E का संकेत A हो, जी हाँ E का संकेत A हो और A का R, जी हाँ A का संकेत R हो, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो दिए गए हैं इनका सीधे सीधे हम लोग क्या संकेत है उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि E का संकेत, जैसे यहाँ पर बोला गया W, तो W का संकेत क्या है, तो W का E है, ये देख लीजिए W का E है, तो यहाँ पर E आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए E हमारा आ गया सबसे पहले, तो इस ऑप्शन को आपको कट कर देना, क्योंकि बाकी तीन की शुरुआत तो हमारी E से हो चुकी है। फिर क्या बोला गया है, A, जी हाँ A का हम लोग देखते हैं A का संकेत क्या है यहाँ पर, तो A का R हो जाएगा, तो A का R देख लीजिए ये हो गया A का R। तो यहाँ पर देख लीजिए E और R केवल दो ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन भी आप हटा देंगे क्योंकि E और S है। इस तरीके से आप ऑप्शन को हटाइएगा और प्रश्न को जल्दी से जल्दी बनाइएगा। फिर हमारा क्या बोला गया है, R का, जी हाँ R का संकेत आपसे, तो R का X हो जाएगा, R का X हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं किसमें है, ERX, तो ERX देख लीजिए ऑप्शन नंबर C में दिया गया, यहाँ पर ERS है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को बनाएंगे तो जल्दी से, क्योंकि आपको पूरा यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑप्शन से बन रहा है तो डायरेक्ट इस तरीके से बनाइए और आगे बढ़ते हुए चले जाइए। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में, धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान ना करने वाले वकील, मान लेते हैं हमारे ये वकील का ये जो
ये सर्कल है वकील का आ गया। तो एक साइड तो हमारे आ जाएंगे धूम्रपान करने वाले, एक साइड यानी कुछ वकील ऐसे होंगे जो धूम्रपान करते हैं और कुछ वकील ऐसे होंगे जो धूम्रपान नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा सी जो वेन डायग्राम है ये बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं, फिर हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान, याद रखिए रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान दोनों नहीं चुनना है, क्या है, या तो रसायन शास्त्र या फिर जीव विज्ञान। तो यहाँ पर ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान अलग अलग लिया। तो देख लिए 22 तो ये हो गए और 8 आपके ये हो गए, 30 हो गए। तो यहाँ पर याद रखिएगा 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रसायन शास्त्र और आपका जीव विज्ञान, या तो रसायन शास्त्र या फिर जीव विज्ञान चुना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये पासा, जी हाँ, 4 आकृतियां पासे की दे दी जाती हैं और आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि पासे की 4 आकृतियां आपको दिखा दी गई हैं। अब आपसे क्या पूछा गया कि 3 के विपरीत, जी हाँ, 3 आने पर निचले पटल पर क्या संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वन कॉमन ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो इनमें और इनमें जो देखेंगे वन कौन सा एक ही जो मिलता हो, देख लीजिए 3। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 3, इस तरीके से हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, माफ करिएगा क्लॉकवाइज, जी हाँ क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे इस तरीके से। यहाँ पर क्लॉकवाइज भी अगर चलता हो तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले लिखेंगे 3, यहाँ पर ये देख लीजिए सबसे पहले लिखेंगे 3, 3 ये हमारा हो गया, फिर उसके बाद में 6 और फिर 2, इस तरीके से लिख लेंगे क्लॉकवाइज। जी हाँ क्लॉकवाइज, यहाँ पर हमने ये देख लीजिए घड़ी के सुई के दिशा में चले हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 जो ये दिया गया है, तो 3 के सामने तो 3 लिख देंगे, जी हाँ 3 के सामने 3 लिख देंगे। फिर घड़ी के दिशा में ही घड़ी की सुई किस तरीके, इस तरीके से चलेगी, 3 के बाद में क्या आ जाएगा 1, फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे इस तरीके से तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 3 कौन सा अंक ऐसा है जो नहीं, यानी 6 के विपरीत तो हमारा 1 हो गया और 2 के विपरीत 4 हो गया। तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या जो नहीं दिखाई दे रही, यानी 5। तो 5 जो है 3 के विपरीत हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए इस तरीके से आपकी दे दी जाएगी प्रश्न आकृति। अब आपको यहाँ पर उत्तर आकृति, कौन सी उत्तर आकृति ऐसी होगी जो इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, जी हाँ कौन सी उत्तर आकृति ऐसी होगी जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको जो हमारी पीडीएफ बनी उसमें आप पीडीएफ जब देखेंगे तो आपको सही से दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जब हमारी यहाँ पर बी आकृति, ये बी जो आकृति है यहाँ पर ये वाली फिलअप कर देंगे, यानी बी आकृति देख लीजिए इस तरीके से ये फिलअप होगी यहाँ पर, और ये जो आकृति ये बीच की ये आपकी इस तरीके से ये आपकी यहाँ पर एक आ जाएगी। तो बी आकृति को फिलअप करने पर ये आकृति पूरा हो जाएगी, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारी हिंदी चालू होती है, जी हाँ। तो आपको बताना है कि हिंदी में जो ए का उच्चारण स्थान है इसका नाम क्या है। जी हाँ ए के उच्चारण स्थान को हम किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा ए को हम लोग अगर तोड़ेंगे, ये भी अपना आपका संधि भी यहाँ से एक आपकी होती है गुण संधि, याद रखिएगा गुण संधि में आपका आ और ई, जी हाँ आ और ई को जब आप जोड़ देंगे तो बन जाएगा ए, याद रखिए आ और ई को यानी बड़ी ई को यहाँ पर जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका ए बन जाता है ये वाला, ये वाला ए बन जाएगा। फिर आपसे पूछेगा आ और फिर आपको क्या जोड़ना होगा ए, ये वाला जोड़ेंगे तो बन जाएगा ए। तो यहाँ पर अगर पूछ ले आ तो आपका हो जाएगा कंठ, याद रखिएगा, और ये ए जो हो जाएगा ये हो जाएगा तालब। तो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए कंठ तालब। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कंठ तालब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे जैसे नहीं पूछ देता है कि रमेश में कौन सी संधि होगी, इस तरीके से रमेश, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ए की मात्रा है तो आ और फिर आपका आ जाएगा ई, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए रमा धन ई इस तरीके से आ जाता है, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाती है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से इनको तोड़ के तो आ का जो हो जाता है ये आपका हो जाता है, मान लेते हैं कंठ का स्थान, यानी कंठब वाले में का वर्ग और आपका आ जाता है। इसी प्रकार से ई जो होती है ये आपकी तालब में चली जाती है।
चा वर्ग और ई जो है ये तालब में चली जाती है, तो यहाँ पर कंठ तालब होगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, उड्डयन जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट दिया गया है, उत प्लस डयन। कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है ये संधि, और आपकी पिछली परीक्षा में भी संधि से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे देखते हैं। तो चूरन जो है आपका किस प्रकार का शब्द है, आपको बताना है कि चूरन जो है किस प्रकार का शब्द है। तो याद रखिएगा चूरन ये आपका किस प्रकार का शब्द होगा, तो ये हो जाएगा आपका तद्भव। अगर हम लोग बात करें इसके तत्सम की, तो तत्सम हो जाएगा इसका चूर्ण। याद रखिएगा चूर्ण जो है इसका तत्सम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जी हाँ, चौकड़ी भूल जाना जो मुहावरा होता है इसका अर्थ क्या होगा। तो याद रखिए चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा राह ना सूझना। यानी जब आपको कोई भी कुछ भी समझ में ना आए, जब आप किसी के चंगुल में और किसी तरीके से फंस जाएं, तो वहाँ पर क्या होता है, नहीं कहता आदमी कि उस दिन आपकी चौकड़ी भूल गई थी, तो आपको कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था, यानी आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें। तो इस तरीके से भी आप कॉमन सेंस लगा के प्रश्नों को सही कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या है, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, वैमनस्य जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका विलोम शब्द होगा सौमनस्य। याद रखिए वैमनस्य का सौमनस्य होगा, क्योंकि इस तरीके से थोड़े अटपटे आपके शब्द दे देता, उनका विलोम पूछ लेता, क्योंकि अब आपका सीधे सीधे विलोम ना दे के अटपटे विलोम पूछ लेता है, अटपटे शब्दों का। चलिए आगे देख लेते हैं। जस दूल्हे तस बनी बराता कहावत का अर्थ क्या है। जी हाँ, जस दूल्हे तस बनी बराता कहावत जो है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा जैसे खुद और वैसे साथी। याद रखिए जैसे खुद वैसे साथी। चलिए आगे देखते हैं। तो जो धरती फोड़कर जन्मता है। जी हाँ, जो धरती फोड़ के जन्मता है उसके लिए आपको बताना है एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे। तो उसको कहा जाता है उद्भिज्ज। याद रखिए उद्भिज्ज कहा जाता है जो धरती फोड़कर जन्मता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, इनमें से कौन मूक का एक अनेकार्थक सही नहीं है। यानी मूक का कौन सा अर्थ नहीं होगा। तो याद रखिएगा कौन सा नहीं होगा, जो शांत होगा ये मूक का नहीं होगा। मूक का कौन कौन सा होगा, तो गूंगा हो जाएगा, चुप हो जाएगा और विवश, ये आपके हो जाएंगे। बाकी शांत जो है ये मूक का अर्थ नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर राम की गाय, तो यहाँ पर की से आप संबंध है, यहाँ पर किसकी गाय है, तो राम की गाय है। तो यहाँ पर एक संबंध आपका जोड़ा जा रहा है क्या, कि राम की गाय, राम की किताब। तो किताब का संबंध किससे है, राम से, यानी राम की किताब है। तो यहाँ पर संबंधवाचक आपका कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर संबंध कारक था आपका। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह में कौन सा सर्वनाम है। जी हाँ, तो वह जो है वह शब्द है कौन सा सर्वनाम है आपका। तो याद रखिएगा वह जो हो जाएगा ये निश्चयवाचक। जी हाँ, निश्चयवाचक के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित किया जा रहा है कि वह जो है राम बहुत अच्छा लड़का है, वह राम बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर निश्चित कोई बात है निश्चित की जा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारा मैथ का पोर्शन चालू होता है। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि क्रय क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात दे दिया गया है, और आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सीधे सीधे आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लेते ये आपका क्रय मूल है, ये आपका विक्रय मूल है, तो एक का लाभ यहाँ पर देखिए अनुपात में एक का लाभ है सीधे सीधे, और कहाँ से हो रहा है, तो 5 में से एक का लाभ हो रहा है। और सीधे परसेंट का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लेकर आएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए 20%, तो 20% यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, दो संख्याओं, यानी यदि दो संख्याओं का योग 137 है और अंतर 43 है, तो वो दोनों संख्याएं क्या हैं। तो इस तरीके के जब प्रश्न आपके पूछे जाएं तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, इनको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले ऐसी कोई दो संख्या लीजिए जिनका योग आपका कितना हो, 137 हो। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं 90 और 47। पहले तो हम इस संख्या, क्योंकि इनका तो योग आपका होगा नहीं, इनका तो योग आपका 137, तो ये तो ऑप्शन पहले से ही हटा देंगे।
तो यहाँ पर 90 और 37 जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 190 और 47 जब जोड़ेंगे 147 आ जाएगा आपका, या 137 माफ़ करिएगा, 137 आपका आ जाएगा। अब इनका अंतर हम लोग देख लेते हैं 90 और 47 का, तो यहाँ पर अंतर हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 8 से में से 4 गया 4, जी हाँ। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 47, जी हाँ माफ़ करिएगा, ये आपका 47, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक, एक बार फिर से देख लो। तो ये संख्याएं हमारी हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए इनको हमने जब जोड़ दिया, यानी जब जोड़ दिया तो आपका 37 प्राप्त हो गया। और फिर हम लोग इनको जब घटा देंगे, जी हाँ घटा देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए 47, तो इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 43 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो दो संख्याएं हैं 90 और 47, तो इन्हीं का योग क्या होगा 137, और अंतर आपका कितना 43। बाकी आपका यहाँ पर देख लीजिए ये भी आपका दे दिया गया है 60 और 77, जी हाँ। तो इनका यहाँ पर योग तो आपका 137 हो जाएगा, बाकी अंतर जब आप लोग करेंगे तो अंतर जो आपका निकल कर आएगा वो आपका कितना 17 का निकलेगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन दूसरी जो है अंतर की फॉलो नहीं करे, इसीलिए जो है ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये हमारा लासा और मासा से जो है सवाल, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इन संख्याओं का, यानी 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया गया, 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया, उनका लघुत्तम जो है आपका ये दे दिया गया, मान लीजिए लघुत्तम ये है, तो आपको उनका महत्तम बताना है। तो जब ये लघुत्तम दिया गया है तो ये जो संख्याएं दी गई इनका भी लघुत्तम आप मैच लीजिए, तो इनका लघुत्तम निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा, 4 5 चौको 20 3 60। तो यहाँ पर 60 जो है सीधे सीधे क्या करना है, 24 जो है ये जो संख्याओं का जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो 60 निकल कर आ जाएगा, याद रखिएगा 60। तो 60 का जब भाग लगा देंगे तो सीधे सीधे 40 आंसर निकल कर आ जा रहे हैं, 6 चौक 24। तो इनका महत्तम जो होगा ये आपका हो जाएगा कितना, 40। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आपका सवाल पहली परीक्षाओं में रहता था, और काफ़ी सारे बच्चे इस प्रश्न को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय ले जाते थे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, 4 विद्युत चलित मशीनों की घंटियाँ जो है क्रमशः 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 120 मिनट के बाद बजती हैं। यदि चारों मशीनों की घंटियाँ एक साथ दोपहर 12 बजे बजी थीं तो पुनः जो है वो एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो संख्याएं दी गई हैं 30, 60, 90 और 120, जी हाँ, इनका आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 360 इनका एलसीएम होगा। 360 कैसे होगा, क्योंकि इसमें देख लीजिए यहाँ पर आप किसी भी संख्या भाग दे के देखेंगे तो आपकी कट जाएगी, यानी 120 से भी आपकी कट जाएगी। तो 360 तो इनका हो गया एलसीएम। अब क्या करना है, घंटे में कितना आपका मिनट होते हैं, तो 60 मिनट, 60 का लगा देना है भाग सीधे सीधे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, यानी 6 घंटे के बाद वे जो हैं घंटियाँ जो हैं अपने आप वापस बजेंगी, पुनः दोबारा बजेंगी। तो दोपहर के 12 बजे, याद रखिए, देखिए यहाँ पर क्या दोपहर के 12 बजे बजी थी, तो 12 में 6 जब जोड़ देंगे तो कितने बजे बजेंगी, तो शाम को 18। तो याद रखिएगा 18 बजे कितना होता है, तो 18 आपका शाम को 6 बजता है। जब आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा वहाँ पर इस तरीके की घड़ी लगी होती है, 18, 19, 20, 21 इस तरीके से बजता है। तो जब आपका 18 जो बजता है तो आपका शाम के 6 बजे होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है देख लेते हैं हम लोग। तो एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त करता है। याद रखिएगा सही के लिए कितने दिए जाते हैं उसको, 4 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर देने के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, यानी माइनस मार्किंग उसकी जो है एक प्रश्न के लिए 2 अंक की है, और प्लस मार्किंग आपकी कितनी है, तो एक के लिए 4 की। वह कुल 40 प्रश्नों का उत्तर देता है, याद रखिए वह कुल 40 प्रश्नों का उत्तर देता है और 100 अंक प्राप्त करता है। तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऐसे जब प्रश्न आ जाए तो आप क्या करिएगा, सीधे सीधे ऑप्शन से बनाने की कोशिश करिएगा। जी हाँ, ऑप्शन से आपको आराम रहेगा। तो मान लेते हैं कि प्रश्न हमारे 10 प्रश्न तो आपके गलत हो गए, तो एक प्रश्न के कितने अंक थे, काटे जाएंगे 2 अंक, तो 10 दूनी 20। याद रखिएगा प्रश्न हमारे 10 गलत हो गए, यानी 30 प्रश्न सही हो, टोटल प्रश्न कितने थे 40 प्रश्नों का, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया 40। तो 40 में से 30 सही किए और 10 गलत किए। तो यहाँ पर 30 एक प्रश्न के लिए कितने 4 अंक, तो 30 प्रश्नों के लिए कितने हो जाएंगे 120 अंक।
अब 10 के लिए यानी 10 थे तो उसके गलत के लिए 2 काटे जाते थे तो कितने 20 हो जाएंगे, यानी 20 नंबर उसके हटा दिए गए। 10 प्रश्नों में उसने 20 नंबर उसके हटा दिए गए। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको 120 में से जब आप कितने 20 हटा देंगे तो 100 बचेगा। तो यहाँ पर कितने 100 ही अंक प्राप्त किए। तो ये देख लीजिए हमने ऑप्शन ए रख के देखा तो बिल्कुल हमारा सही बैठा, तो यहाँ पर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप ऑप्शन से बनाइएगा तो आपको आसानी रहेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बोला गया, यदि 2a बराबर b तथा 4b बराबर 5c हो तो a और यानी c और a का मान, जी हाँ c और a का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए a बराबर ये आपका दे दिया गया 3, यानी कितने जो हैं यहाँ पर कैंडिडेट हैं a b और c, 3 है। तो a बराबर जो है ये कितना देख लीजिए, a बराबर के ये दे दिया गया है 3, तो a बराबर आपका हो जाएगा 3। तो b के बराबर जो ये b के बचा हुआ कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार से b बराबर जो है यहाँ पर 5, तो इसी के नीचे देख लीजिए b के नीचे ही लिखना इस तरीके से। अब यहाँ पर देख लीजिए c की जो वैल्यू बची हुई है, जो 4 बचा हुआ है c का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। इस तरीके से ये हो जाएगा 4, इस तरीके से यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो है गुणा इसमें कर देंगे, 5 चौको 20, तो ये निकल कर आ जाएगा 20। इसका जो है ऊपर और नीचे का, तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 4 दूनी 8, माफ़ करिएगा यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि 5 तियाँ, जी हाँ 4 बार नहीं यहाँ पर, ये देख लीजिए एक बार फिर से हम लोग। तो एक ए बराबर कितना था, ए बराबर ए बी सी, ये 3 थे आपके, तो ए का 3 और बी का 2 था, और आपका बी के यहाँ पर भी दे दी गई तो 5 थी, और यहाँ पर 3, ये आपका ये था आपका 4, यानी सी की जो थी ये 4 थी, इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमने गुणा गलत कर दिया, 4 का गुणा कर दिया था, यानी 5 में 3 का करना था। 5 3 15, 5 दूनी 10 ऊपर नीचे का, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, सी और ए का। देख लीजिए सी का ये दिया गया, यानी सी का जो हो जाएगा हमारा मान हो जाएगा 8, ए का कितना हो जाएगा 15। तो आपका 8:15 जो होगा सी और ए का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक ड्रम को पाइप ए द्वारा भरने में 4 मिनट तथा बी द्वारा खाली करने में 5 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा। पिछली बार आपका इसी तरीके का ट्रेडमैन में पूछा गया था प्रश्न। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं ए और एक हो गया बी। ए जो है ये 4 मिनट में भरता है, बी जो है ये कितने मिनट में खाली करता है, यानी -5। याद रखिए -5, क्योंकि खाली कर रहा है तो माइनस लगा देंगे, भरने में प्लस का। तो इनका और इनका दोनों संख्याओं को ले लेंगे एलसीएम, 4 और 5 का, तो हो जाएगा 20। याद रखिए 20 जो है इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, यानी ए जो है एक दिन में 5 भरेगा। याद रखिएगा 5 भरेगा, इसकी क्षमता 5 होगी और इसकी हो जाएगी -4। तो यहाँ पर एक घटा, यानी 5 में से जब -4 घटा देंगे तो बचेगा 1। तो दोनों मिलकर अगर भरेंगे तो इसको 20 मिनट में भर देंगे, यानी 20 मिनट इस ड्रम को भरने में लगेंगे दोनों को, जब दोनों एक साथ भरेंगे। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक कैंटीन को एक सप्ताह में 28 किलोग्राम शक्कर की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा एक कैंटीन है, उसमें जो है एक सप्ताह में 28 किलोग्राम शक्कर की आवश्यकता होती है। तो मार्च और अप्रैल के महीनों में उसने कुल कितने शक्कर का उपयोग किया या आवश्यकता उसे पड़ेगी, यानी मार्च और अप्रैल के महीने में उसे कितनी जो शक्कर दी जाएगी जिसकी उसे आवश्यकता होगी। तो याद रखिएगा एक सप्ताह में कितनी है 28। याद रखिएगा सप्ताह में दिन आपके कितने होते हैं 7, तो सीधे सीधे हम लोग एक दिन का निकाल लेते हैं। तो एक दिन में कितने इस्तेमाल करेगा, तो 4 किलो। याद रखिएगा एक दिन में 4 किलो। मार्च और अप्रैल में कितने कितने महीने होंगे, तो मार्च में आपके होते हैं याद रखिएगा 31 और अप्रैल में होते हैं 30। 30 और 31 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 61। तो इसी का भाग लगा लेंगे, यानी 4 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24, तो 244 किलोग्राम चीनी उसे आवश्यकता पड़ेगी किसमें, मार्च और अप्रैल के महीने में। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछा गया है, यदि किसी आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाए तो बगीचे का क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या करिएगा, ये 20 जो दिया गया है तो क्या बोला गया बढ़ा दी जाए, तो जब भी बढ़ाएंगे तो कितने में बढ़ाएंगे 100 में। याद रखिएगा तो 120
और सीधे सीधे 2 बार बढ़ा देंगे, यानी लंबाई उतनी ही चौड़ाई को, तो 120 यहाँ पर भी। अब सीधे यहाँ पर 100 का इस तरीके से 100 का भाग लगा देंगे, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, 12 12 हम 144। जी हाँ, 12 12 हम कितना आ गया 144, 144 निकल कर आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना, जो 100 का भाग लगाया था उसी को यहाँ पर घटा देना है, याद रखिएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना 44, तो राइट आंसर आ जाएगा 44। तो आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने गलत किए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे बैच को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पर बने रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी बिना किसी शुल्क। याद रखिए, आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। यूट्यूब पर ये क्लासें आपको फ्री ही दी जाएंगी।